हेलो एवरीवन। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम आज बात करेंगे इकोलॉजी के ऊपर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कात्या शर्मा के ऊपर। देखिए, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे अभी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए और बेहतर से बेहतर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तभी आपको रेगुलर और दिन ब दिन बेहतर वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है या तो मेरा कंटेंट खराब है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अगर दोनों ही रीजन है तो मैं अपना चैनल टर्मिनेट कर दूंगा और आपके लिए जो बेहतर हो सकता है वो कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो आप अपना बेहतर काम यहाँ दिखा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। इन शॉर्ट में देख लेते हैं इकोलॉजी। सबसे पहला, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज इकोलॉजी, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में। ये प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है 2015 वाला, यहाँ मैं मेंशन करूंगा, तो इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम, सेम ये जो कीवर्ड है ना, इकोसिस्टम, यही क्वेश्चन में मेंशन था 2015 के प्रीलिम्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंशन था कि अब बताओ कि इकोसिस्टम का जो सही एक्सप्लेनेशन क्या है वो बता दो, बस यही पूछा था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, आप बने रहिए। उसके बाद आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो तरह का इकोसिस्टम होता है, आप जैसा कि जानते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होगा, मैन मेड, ठीक है। यही दो चीज हो सकती है, ठीक है ना। और आगे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो कि सिर्फ सनातन धर्म वाले, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो सभी बेवकूफ हैं, ऐसा आप मानते हैं, ठीक है। जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वो खुद भी मानता है कि हम लोग बेवकूफ हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और जो सामने वाला कह दिया, थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं करना कि वाकई में ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं है। व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आया उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वाकई में ये जो उन्होंने बोला है सही है या गलत है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आप कह सकते हैं सही जानकारी नहीं मिलती है लोगों को, ठीक है। और सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से गलत चीजें लोगों में जल्दी ही फैलती है। लोग गलत चीज जल्दी सीख लेते हैं, सही चीज सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू मॉक क्वेश्चन हमने यहाँ ऐड किया है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने बात करी है। 2 क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर भी हम 2 क्वेश्चन देंगे जो आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोलॉजी के ऊपर। देखिए, इकोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये LOGY अगर लगा रहता है ना किसी भी वर्ड के लास्ट में, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है ना, स्टडी ऑफ समथिंग। अगर ये जो लॉजी वाला वर्ड है, अगर ये कात्या शर्मा यहाँ लिखा है, इसके लास्ट में लग जाए तो इसका मतलब हो गया कि कात्या शर्मा की जो भी चीजें हैं या कात्या शर्मा के बारे में स्टडी करना, ठीक है। अब देखो, ये जो अब तो ये समझ में आ गया कि लॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ समथिंग। अब देखो इकोलॉजी का क्या मतलब होता होगा। इकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ समथिंग, ठीक है ना। और ये जो समथिंग है ना, यही इकोसिस्टम है, ठीक है ना। ये इकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है साइंस ऑफ समथिंग, और साइंस ऑफ ये जो समथिंग है, ठीक है ना, वही इकोसिस्टम है। अब ये कैसे है इसको थोड़ा सा हम आराम से समझते हैं, ठीक है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डाउट रह जाता है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां लिखेंगे। चलो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि वो समथिंग क्या है वो देखते हैं। कह रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ के बाद ये जो हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यही समथिंग है, ठीक है ना। और ये जो ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करता है अपने और अपने आसपास जो है उसके साथ, और उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट, यही इकोसिस्टम है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे शेर है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं रह सकते भाई? ये मेरे को निपटा देगा। क्यों? मैं इसका फूड हूँ, फूड, ठीक है ना। ये फूड के लिए हमें निपटा देगा, हम इसको नहीं निपटा पाएंगे अकेले, लेकिन ये अकेले हमको निपटा देगा, ठीक है ना। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है मेरे और इसके साथ, और यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे ये निपटा देता है तो हड्डियां बच जाएगी, तो इधर से चील कौवे आके खा जाएंगे। तो ये सभी इंटरेक्शन जो है ना, यही इसकी जो स्टडी होती है ना, वही इकोलॉजी है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर जो है ना, ये हैकल ने दिया था, ठीक है ना। हैकल
एक बंदा है जो साइंटिस्ट था, ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट इसको बोलो, इस बंदे ने दिया था और ये 1866 में दिया है, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, बट अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो हैकल और 1866 ये यूजलेस है, इसको बिल्कुल भी याद मत करना, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया है। सिर्फ लिख दो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, ठीक है ना, हो गया। इस वर्ड को काट देना कि हैकल ने दिया था और 1866 में दिया था, ठीक है, बकवास है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है। अब सवाल आता है कि भाई स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कैसे है, इसको थोड़ा सा समझाओ। क्या होता है कि कम्युनिटी ऑफ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, इकोसिस्टम को ही समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ये जो वर्ड यहाँ पे कीवर्ड लिखा है इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी को समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमको समझ में आ गया भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कॉम्प्लेक्स होगा ही, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया होगी, यहाँ पे बिल्ली होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मेन होगा, यहाँ पे काऊ होगा, तो इसमें कॉम्प्लेक्स आ ही जाएगा, अलग अलग तरह के जीव होंगे, ठीक है ना। देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर भी रहेगा फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे एयर मौजूद रहेगी, ठीक है ना, सॉइल रहेगा, ये सभी फिजिकल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं। पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया है, ठीक है, तो आप चिंता भी बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद कह रहा है कि इंटर रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर स्पेस, कोई स्पेस होगा, ठीक है, ऐसे इधर तो हो नहीं सकता ना, बिना स्पेस के हम लोग किसी से रिलेशनशिप नहीं बना सकते ना। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब ये सिस्टम क्या है भाई, देखो आप कहीं रह रहे हो, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आप इस रूम में रह रहे हो, ठीक है, और इसमें 4 बंदे रह रहे हैं, तो इसमें एक सिस्टम होगा ना कि देखो एक आप ऐसे मुजवानी, ठीक है ना, बिना कोई रूल रेगुलेशन के कुछ भी आपने लिखा पढ़ी नहीं किया है, और एक आपने बोल दिया है कि देखो ये हम लोग 4 इस रूम में रह रहे हैं, तो एक का काम है पानी लाना, ठीक है, कोई पानी लेके आएगा, और पानी एक ही बंदा डेली नहीं लाएगा, चेंज कर करके वो पानी लाएगा, ये यहाँ पे लिख लो वाटर है, ठीक है, पानी लाने का काम है। दूसरे का काम है कि ये दूसरा बंदा है यहाँ पे, उसका काम है कि खाना बनाएगा, ठीक है। तीसरे का काम है ये रूम जो है ना इसको क्लीन भी तो करना है। तो इस तरह का आपने एक सिस्टम बनाया है कि किसी का काम है खाना बनाना, किसी का काम होगा फिर बर्तन धोना, ये भी तो होगा ना। तो आप 4 बंदे हो तो 4 मिलके ही इसमें सारा काम करोगे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम आपने बनाया है, और देखो इसमें जो खाना बनाने का काम है, ठीक है ना, डेली एक ही आदमी को नहीं दे सकते, तो इसमें कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ इनपुट होगा, ठीक है ना। आप खाना तो ऐसे नहीं है कि घर में रखा है सामान तो बना लोगे, अभी तो बना लोगे, बाद में कैसे होगा, लाना पड़ेगा ना कहीं से, तो कहीं से जो लाओगे वो इनपुट हो गया, और खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ तो निकालोगे आप, वो आउटपुट है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम अलग भाषा में कहना चाहें तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो है ना बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है ना, वो लिंक करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू, और एनर्जी फ्लो उनमें होता रहता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट साइकिल, खाना, ठीक है, बिना खाना का तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, तो जिंदा रहने के लिए मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए ही चाहिए, बिना फूड के वो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता, निपट जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो होते रहता है, तो ये दोनों से ये लिंक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई भी है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं कि खुद ब खुद ये कैपेबल रहते हैं कि मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ होमोस्टैटिक्स। अब इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे अगले कुछ सेक्शन आने वाले समय में, तो बिल्कुल भी आप इस चीज को ऐसे ही लिख दो। इकोसिस्टम जो है ना ये खुद ब खुद मेंटेन कर लेती है अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय होमोस्टैटिक्स, ठीक है ना। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, होता कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अगले सेक्शन में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ये, और इस तरह का हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे टाइम लिख लो और यहाँ पे पॉपुलेशन लिख लो, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन ब दिन, आपको पता है, और इस तरह से इसको बढ़ना है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो अर्थ जो है ना, अर्थ की कैपेसिटी कह लो, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कह लो, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी ये इतनी है, तो क्या होगा, ये जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही है, तो इससे होगा क्या, एक इसका कलर चेंज करते हैं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो यहीं पर है, इससे ज्यादा वजन वो सह नहीं सकती, तो क्या होगा, ये ऐसे इसका ग्राफ तो ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों चेंजिंग क्यों होगा, कुछ इशू आएगी। इशू क्या होगा,
हो सकता है कि कुछ डिजीज फैल जाए, ठीक है ना, लोगों में कुछ अलग तरह की बीमारियां हो जाए, जैसे कि कोविड वाला था ना, ठीक है, ये कोरोना वायरस जैसा कुछ आ जाए और लोग बहुत सारे मात्रा में लोग निपट जाए, या फिर ये भी सकता है वार आ जाए, ठीक है ना, वार हो जाए, दो देश के बीच में हो जाए, न्यूक्लियर वार जैसा कुछ हो जाए तो सभी निपट जाए, ठीक है ना। तो फिर जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, रुको, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ से उठेगा, ये यहाँ से कुछ ऐसा उठेगा, फिर ठीक है ना, ये कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ तक आते आते फिर ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। इसी को होमोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम जो है वो खुद को कैपेबल है मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ होमोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इस तरह का आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ऐसे क्लीन ग्राफ बनाना चाहो तो इस तरह से इस तरह का कर लेना, इसमें टाइम लिख लेना, इधर पॉपुलेशन लिख लेना, सॉरी, और फिर आप इस तरह से ग्राफ बनाना, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट कर देना, और फिर इसको इस तरह से कर देना, और यहाँ से इस तरह का खींच देना, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखना अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, ECC। आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और ये है, इसको अगर यहाँ पे इस तरह से अगर बनाओगे तो ओवर शूट कह सकते हो, ठीक है ना। ओवरलोड भी आप समझ लो, ठीक है ना, इससे बेहतर है कि ओवर शूट बोल दो, ठीक है। ये ओवर शूट हो गया, ये बहुत ज्यादा वजन हो गया, लेकिन अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इतनी ही है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन को वो अपने ऊपर नहीं रख सकती, ठीक है ना। तो फिर वो किसी तरह से निपटा देगी। अर्थक्वेक हो गया, बहुत सारा तरह का डिजास्टर आता है ना, तो ये सब रीजन हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप को वो मेंटेन रखती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, ये क्या होता है। हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि दो भागों में किया गया है, नेचुरल इकोसिस्टम है, उसके बाद मेन मेड है। तो नेचुरल इकोसिस्टम का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आता है टेरेस्ट्रियल, जिसमें लिखते हैं फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर एंड ग्रासलैंड, ठीक है ना। और दूसरा है इक्वेटिक, जहाँ पे मतलब एक कह सकते हो भूमि वाला, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। और एक जल वाला है, तो इसको इक्वेटिक जलिया बोलते हैं, सैलिन वाटर, डेजर्ट एंड मैरीन वाटर, ठीक है ना। अब आप हमें ये बताओ कि अगर मैरीन फिश को फ्रेश वाटर में इधर इधर डाल देंगे तो क्या होगा। हमने इसका आंसर पिछले वीडियो में दिया है, तो आप वहां से भी देख के बता सकते हो, और यहाँ से भी अगर आपके पास आइडिया है तो आप इसका कमेंट कर देना कि वाकई में क्या होगा अगर मैरीन फिश को यहाँ से निकाल के फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसका रीजन भी देना कि क्यों होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक अगर ये नेचुरल इकोसिस्टम है तो यहाँ पे एक मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर। देखो क्वेश्चन अच्छे से आप देख लो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे इकोसिस्टम का जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीसरा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। उसके बाद द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए एरिया, ठीक है। अब इसका जो आंसर है मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही डिटेल में डिस्कशन किया है, तो इसका आंसर आपसे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही ढूंढ लोगे और नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी जो है, अभी इन्वायरमेंटल मूवमेंट चला था, ठीक है ना। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलने का रीजन क्या है वो आप हमें बता देना। क्या हुआ कि यूएस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ठीक है ना। इंडस्ट्री वहां पे इवॉल्व हुई और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा पॉल्यूशन वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है ना। तो इस पे प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम आई एक बंदे के नाम से जिसका नाम है रेचल कार्सन, ठीक है ना। इस बंदे ने एक बुक लिखी और ये जो बंदा है ना बायोलॉजिस्ट था, और इसमें इसने कहा कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स, जो हम पैरासाइट्स का यूज कर रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, ठीक है ना। और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लोग कह रहे कि नहीं, अरे हरे पेड़ पौधे लगाओ, इस तरह से ऐसे नहीं चलेगा। उसमें अब देखो जो उसमें शामिल होंगे, ठीक है ना, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें लोग कौन सा लोग शामिल होते हैं, वहां पे जो फालतू बैठे रहते हैं जिसके पास कोई काम नहीं रहता है। सबसे पहला एक्टिविस्ट आ जाएंगे, अरे नहीं हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो हम तो खड़े ही हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ये एक्टिविस्ट आ गए, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर जो थी वो सभी आ गए, ठीक है ना। उसके बाद
इन्वायरमेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सभी इस तरह से अपना मतलब पत्ता दिखाने को आगे कि भाई अपनी रोटी भी तो सेकनी है ना, तो सभी मिलके खड़े हो गए और ये इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया कि भाई वाकई में हम जो पैरासाइट्स या कोई भी केमिकल का यूज करते हैं उससे हमें कितना नुकसान है। ये उस टाइम 1960 के टाइम में ये सामने आया और 70 तक इसका मूवमेंट चला, ठीक है ना। लोगों में जागरूकता आई और लोग सुनना स्टार्ट कर दिए। लेकिन बात यहाँ नहीं है कि सिर्फ 1960 में ही इसके बारे में बात हुई। ये जो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी की जब बात करते हैं तो सनातन धर्म में बहुत पहले से है, ठीक है ना। यहाँ जो पर्सन थे, ठीक है ना, अगर इसकी बात अगर हम कहें, यहाँ के जो ह्यूमन थे उनमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में जागरूकता थी और ये हमारे वेदों में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है, कि हमें इन सब चीज़ों को बचा के रखना है, मतलब इकोलॉजी की रक्षा करनी है, नहीं तो हम निपट जाएंगे, इसका हमें जिक्र मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम कहना चाहें कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, तो हम कह सकते हैं कि एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है उतनी पुरानी ही इकोलॉजी है, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पहली बात तो एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना, उनको अल्टीमेट नॉलेज अबाउट ये इकोलॉजी के बारे में वो बहुत ही उम्दा किस्म की जानकारी रखते थे, ठीक है ना। कहने का सेंस है कि डीप, पहली बात तो डीप एंड डेप्थ नॉलेज था उन इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें इसका वर्णन एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं सुनी बात चली जा रही है, नहीं, इसके बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले ब्रह्मराज यहाँ पे मिलता है, ठीक है। दूसरा वेदास में मिलता है, संहिताज में मिलता है और अरण्यका उपनिषद ये जो है यहाँ पर भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। संहिताज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में एक कोट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो ये कॉपी पेस्ट कर देना। आपको अगर शर्म लग रही हो कि मतलब हम ऐसे कैसे बोल दें कि हमारे वेदों में इस चीज़ का जिक्र है, तो आप ये कोई अंग्रेज है इसका कोट्स यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने ये बोला था। ऐसे नाम कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है, बट आप चाहो तो ये कंक्लूजन या कहीं पे छिप सकते हो। कह रहा है कि इवेंचुअली वी विल रियलाइज दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम वी डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ, ठीक है ना। तो हमें बाद में जाके पता चला कि अगर हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम खुद भी निपट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एंशिएंट टेक्स्ट में जो संहिताज है वहां पे क्या मेंशन है। सुस्मिता संहिता एक है, वहां पे डीप नॉलेज मिलता है किसके बारे में, प्लांट इकोलॉजी, ठीक है ना, और एनिमल इकोलॉजी, ये दोनों के बारे में यहाँ पे अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा है चरका संहिता। यहाँ पे क्या है कि भाई अगर एयर, लैंड और वाटर ये तीनों को आपने पॉल्यूट किया ना, ठीक है ना, देखो यहाँ पे मेंशन है एयर, वाटर और लैंड, अगर ये तीनों को आपने पॉल्यूट किया, ठीक है, तो आपके जाने के लिए बहुत खतरा है, इंजूरियस टू योर हेल्थ, ठीक है ना। अच्छे से वर्ड में आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये तीनों जो है ना आपके जीने के लिए, सर्वाइविंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाओगे तो खुद निपट जाओगे, ठीक है। तो ये चरका संहिता में मेंशन है। और ये जो संहिता है ना स्पेशली मेडिसिन के लिए ही है, मेडिसिन के बारे में यहाँ बहुत सारी चीजों का वर्णन है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंटरव्यू सेक्शन के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैंने पिछला सेक्शन में हमने इसके बारे में बात किया था, व्हाट ड्रॉव यू टू सिविल सर्विस, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है। अगर फॉरेस्ट सर्विस के बारे में आप सोच रहे हो कि हम फॉरेस्ट सर्विस ही देंगे, सिविल सर्विस नहीं देना है, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मेड यू टू टर्न टू फॉरेस्ट सर्विस। क्योंकि सभी को लगता है कि भाई फॉरेस्ट सर्विस चूज करने के बाद वहां पे तो कोई काम ही नहीं था, थोड़ा सा कट ऑफ इसका ज्यादा है फॉरेस्ट सर्विस का, बट सभी सोचते हैं कि यार फॉरेस्ट सर्विस में तो कोई काम ही नहीं, आराम से ढंग से बैठे रहो, कोई काम करना ही नहीं होता है, ठीक है। लकड़ी उधर जो है जंगल में उसको काटो और बेचो, ठीक है, उधर से पैसे आएंगे, अथाह पैसे आते हैं, ठीक है। और सभी जो भी सर्विस में आना चाह रहा है ना भाई, बिल्कुल वो सभी सोच के रखें कि पैसे ही पैसे हैं। कोई भी हायर एंड फायर पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। हायर एंड फायर पॉलिसी, काम आता है करो, नहीं आता है सीट छोड़ो, दूसरे को मौका दो। अभी हमारे बिहार में देख रहे हो ना स्थिति कैसी है। तो ये जो है ना हायर एंड फायर पॉलिसी, इसको मानते ही नहीं है। हम खुद बैठे रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, या ये नहीं कि अरे छोड़ दो, नए लोगों को मौका देते हैं, हमसे नई सरकार चल रही है, छोड़ो, नए लोगों को मौका देते हैं। नहीं, मौका भी नहीं देना है और कुर्सी भी नहीं छोड़नी है, लोगों को पीछे लेके जाना है,
काम तो उनसे हो नहीं रहा है, या काम क्या कर रहे हैं आपको भी पता है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बेमतलब का डिस्कशन स्टार्ट नहीं रखना है, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना, बहुत बेकार चीज़ है। चलो बात करते हैं हॉबी के ऊपर। हमने हॉबी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल हॉबी, जो आप दौड़ धूप करते हो, डांसिंग, योगा, हाइकिंग, ये सभी फिजिकल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेरेबल, ये जो सेरेबल है ना, ये दिमाग का काम है, रीडिंग करना हो गया, ठीक है, दिमाग का यूज लेते हो, सुडुकू हो गया, पजल खेलना है, कोई गेम खेल रहे हो, तो ये सभी जो है ना दिमाग से काम लेते हो, ठीक है ना। इसमें कंसंट्रेशन जो आपका है ना उसको बढ़ावा मिलता है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ना वो क्रिएटिव है। इसमें आप कुछ नया सोचते हो कि चलो इस तरह से हम पेंटिंग बना लेते हैं, ठीक है, या इस तरह का कोई गाना बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह का कोई राइटिंग कर लेते हैं। ये सब जो है ना ये क्रिएटिव में आता है। कोडिंग वोडिंग जो है ना ये सभी क्रिएटिव में ही आएंगे। उसके बाद कम्युनिटी ओरिएंटेड है, जो आप चाहते हो कि किसी की हेल्प कर दें, जैसे कि मैं आपकी हेल्प के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं करते, फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं तो कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा है, लेकिन आपको भी तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है कि नहीं। गिव एंड टेक की जो पॉलिसी है उसको आप इसी तरह से चला सकते हो ना, कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो आपको कुछ लेना भी चाहिए, फिर आपको भी कुछ देना चाहिए रिटर्न, तो ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो हमने हॉबी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि भाई आपकी हॉबी क्या है। जब आप ये चूज करके निकाल लोगे कि मेरी हॉबी ये है, तो फिर हम उसके बारे में आप नीचे कमेंट करते चलना, हम देखेंगे जिसका मिलता जुलता एक जैसा हॉबी रहेगा तो फिर हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस हॉबी में फिर आपको क्या आंसर देना चाहिए और किस तरह का आपको इसमें कंटेंट ढूंढ के अभी से ही रखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना है ना, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो हमने अपना पूरा टाइम दिया है आपको, और अगर आपके कोई विचार हैं तो आप नीचे कमेंट करके, मेल करके या कुछ भी करके आप हमें अपने विचार से अवगत करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके और भी कुछ सुझाव हैं तो आप यहाँ कात्या शर्मा, ठीक है, और katyasharma@gmail.com यहाँ पर भी मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम, ठीक है। आपके बहुमूल्य समय के लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।